हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कवरीज़ और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ और डिस्कवरीज जो हैं वो उसे हमने जो है डिस्कस किया। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो 1900 के स्टार्ट तक इससे पहले ही हो चुकी थी, जबकि उसके बाद जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एटॉमिक मॉडल को 1911 में 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 1911 में, 1913 में बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के रिजेक्शन के बाद 2 इयर्स के बाद आफ्टर 2 इयर्स बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और उसमें एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। अभी तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। फिर उसके बाद 1915 के अंदर समरफील्ड ने उसमें एक्सटेंशन की, अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और फिर उसके बाद एटम के स्ट्रक्चर पर डिटेल डिस्कशन होने लग गई। एटम के स्ट्रक्चर पर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पर और फिर उसके बाद डी ब्रोगली की इक्वेशन और फिर उसके बाद जो है इस तरह से जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्कस किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारे के सारे 1927-28 तक ये सारे के सारे थ्योरीज जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी गई, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ। तकरीबन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के 30-35 साल के बाद जाकर जो है वो न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बता दिया था कि देयर आर सम अनइन्वेंटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम के अंदर कुछ ऐसे अनइन्वेंटेड पार्टिकल्स हैं, दे हैव द मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के मास के बराबर ही उन पार्टिकल्स का मास होगा एंड दे आर न्यूट्रल, उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा। ये प्रिडिक्ट कर चुका था रदरफोर्ड 1911 में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उसने जब एटम का मास देखा तो एटम का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम के इक्वल नहीं था, जबकि उसने देखा तकरीबन उतना ही मास जो कि प्रोटॉन का है उसके बराबर भी कोई मास है जो हमें नहीं पता, वो एटम के अंदर किसी पार्टिकल का होगा। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की एक्सप्लेनेशन की, न्यूक्लियस की इन्वेंशन पर रदरफोर्ड को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं होते। लेकिन 1932 में जेम्स चैडविक नामी साइंटिस्ट ने जो है वो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। हम अभी उसी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। जेम्स जो है चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उसने एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उसने एक लेड का ब्लॉक यूज़ किया। उस लेड ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। वो एलिमेंट्स जो कि एटॉमिक नंबर 82 या इससे ज़्यादा वाले हैं, वो कुदरती तौर पर रेडिएशंस एमिट करते हैं। दे आर नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या इससे ज़्यादा है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। उन्हीं में से एक एलिमेंट पोलोनियम भी है। तो एक लेड के ब्लॉक में एक एलिमेंट रखा एंड इट इज़ पोलोनियम। पोलोनियम के रेडियो एक्टिव होने की वजह से पोलोनियम को इस लेड ब्लॉक में स्टोर करके रखा गया और इसने कुछ रेज एमिट की जिसके सामने एक टारगेट एलिमेंट रखा गया। टारगेट एलिमेंट जो है यहाँ पर वो बेरिलियम का टारगेट, बेरिलियम का मेटल जो है वो इसके सामने रखा गया। ये लेड ब्लॉक है, इट इज़ लेड ब्लॉक। इस लेड ब्लॉक में हमारे पास ये पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस पोलोनियम ने कुछ
रेडियो एक्टिविटी की वजह से कुछ पार्टिकल्स एमिट किए। ये नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसमें से जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं दे आर एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स, दे आर हीलियम न्यूक्लियाइड डबली आयोनाइज्ड। 2 टाइम हीलियम के एटम को अगर न्यूक्लियस में बदल दें और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो हीलियम का न्यूक्लियस डबली आयोनाइज्ड होने की वजह से एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो पोलोनियम एक सोर्स है जो कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करवाता है। दीज आर एक्चुअली द अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, दे आर अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई गई, इन अल्फा पार्टिकल्स को गिराया गया जिस सोर्स के ऊपर, वो सोर्स था बेरिलियम का, बेरिलियम का टारगेट। और याद रखिए ये एक क्लोज कंटेनर का रिएक्शन है, इट इज़ नॉट डन इन एन ओपन कंटेनर, ये किसी ओपन कंटेनर में नहीं किया गया था। ये हमारे पास जो है ये एक्चुअली एक क्लोज कंटेनर का न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस बेरिलियम टारगेट के ऊपर जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम की बम्बारमेंट करवाई गई और ये हमारे पास जो है ये एक्चुअली बेरिलियम का एलिमेंट है। हम इसके साथ साथ इसकी इक्वेशन देखते हैं। हमने अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम की बम्बारमेंट करवाई इस बेरिलियम टारगेट के ऊपर। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, इसकी बम्बारमेंट करवाई बेरिलियम के टारगेट के ऊपर। ये टारगेट एलिमेंट जो था वो बेरिलियम था, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। किसी भी इक्वेशन में हमारे पास लेफ़्ट राइट साइड पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर, चाहे वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन के हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस के, उसमें लेफ़्ट बॉटम और लेफ़्ट अपर साइड पर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो टोटल डिजिट्स हैं उनका सम इक्वल होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर हीलियम की बम्बारमेंट करवाई हमने बेरिलियम पर, तो ये वो 2 रिएक्टेंट्स थे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। इनकी बम्बारमेंट के बाद देखा गया कि इस बेरिलियम के टारगेट एलिमेंट के ऊपर जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट हुई तो इसके रिज़ल्ट में कुछ ऐसे पार्टिकल्स एमिट हुए जिन पार्टिकल्स ने चार्ज फील्ड शो नहीं की, चार्ज डिफ्लेक्शन शो नहीं की। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिनको एक डिटेक्टर के ऊपर गिराया गया और डिटेक्टर पर इसकी डिफ्लेक्शन देखी गई कि क्या इन पर कोई चार्ज है कि नहीं। तो देखा गया कि इसके रिज़ल्ट में कुछ ऐसे पार्टिकल्स एमिट हुए जिनका चार्ज नहीं होता और लेकिन उनका मास यूनिट 1 कंसीडर किया गया। चूँकि इसके रिज़ल्ट में जो बनने वाला एलिमेंट था वो कार्बन का एलिमेंट था, तो इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट बना वो कार्बन का एलिमेंट था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। ये कार्बन का एक स्टेबल आइसोटॉप है। अगर आप देखें तो 4 और 2 6 और ये 6 है, तो ये बैलेंस है। और न्यूट्रॉन जो एमिट हुए यहाँ से, जो चार्ज पार्टिकल्स एमिट हुए जिसको बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, जेम्स चैडविक ने जब इसको डिस्कवर किया तो उसने देखा कि इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं था और उसका जो टोटल ऊपर वाला मास है 9 और 4 13 है, तो 12 और इसका यूनिट मास जो है वो 1 है। किसी भी एलिमेंट के लिए जो लेफ़्ट बॉटम पर नंबर लिखा जाता है ये एक्चुअली उसका एटॉमिक नंबर है, इट इज़ एटॉमिक नंबर। और किसी भी एलिमेंट के लिए लेफ़्ट अपर साइड पर जो नंबर लिखा जाता है ये एक्चुअली उसका एटॉमिक मास शो किया हुआ है, इट इज़ एटॉमिक मास। चूँकि एटम है तो उनकी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं या किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके लेफ़्ट बॉटम साइड पर जो है ये इसका चार्ज है और लेफ़्ट अपर साइड पर उसका मास है। क्योंकि ये पार्टिकल है तो पार्टिकल मास कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मास, एटम के लिए एटॉमिक मास और पार्टिकल के लिए पार्टिकल मास।
और लेफ्ट बॉटम साइड पर एटॉमिक नंबर या फिर पार्टिकल के लिए जो है वो उसका चार्ज शो किया जाता है। हमने ये देखा कि हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की बेरिलियम के ऊपर जब बम्बारमेंट करवाई गई तो उसके रिज़ल्ट में कार्बन का एक स्टेबल आइसोटॉप बना, कार्बन 12 वाला, और उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स एमिट हुए जिन पार्टिकल्स को देखा गया तो वो हैवीली चार्ज्ड, हैवीली मैस्ड पार्टिकल थे, और चार्ज पर किसी किस्म की कोई चार्ज डिटेक्टर पर किसी किस्म की जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखी गई। इस तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी 1932 में 1932 में जेम्स चैडविक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से की। आप इस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से पहले का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया, अगर आप वो देखें तो उसके अंदर एक अच्छा खासा साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट की एक डिटेल है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी डिटेल में आइंस्टाइन्स की जो एनर्जी मैस इक्वेशन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। एटम का स्ट्रक्चर आ चुका था और एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर, और फिर उसके बाद ये सारे के सारे काम हो चुके थे, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिसको प्रिडिक्ट कर चुका था रदरफोर्ड 1911 में, और उसने ये कहा था कि जो एटम है उसके अंदर कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा, लेकिन उन पर चार्ज कोई नहीं होगा। चूँकि अगर इन पर चार्ज होता जो रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया, तो उसने कहा कि एटम के ऊपर भी वही चार्ज होना चाहिए, चूँकि एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही बराबर है। तो उन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल होते तो एटम ओवरऑल जो है वो अपना वो चार्ज शो कर देता, जो कि इन अनइन्वेंटेड पार्टिकल्स पर होना चाहिए था। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने जो है ये जो प्रिडिक्ट किया, उसकी 1911 में प्रिडिक्शन के तकरीबन 21 साल बाद जो है 1932 में इसने जेम्स चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करते हैं। अब इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ की तरह से न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी प्रॉपर्टीज से कुछ बहरहाल डिफरेंट है। जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी थी उससे जो है एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए, और उसके बाद जो है वो एटम के अंदर जो नई डिस्कवरी हुई, इससे एक एक्सपेरिमेंट से एक नया रास्ता खुला और नई चीज़ें जो है वो जानने में आई। उसमें ये देखा गया कि न्यूट्रॉन्स जो हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चूँकि चार्ज डिफ्लेक्शन किसी किस्म की नहीं हुई थी न्यूट्रॉन की जैसे ही जो है वो डिस्कवरी हुई। तो ये हमारे पास जो थे ये एक्चुअली दे आर न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स पर किसी किस्म की कोई चार्ज वैल्यू ना होने की वजह से तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो एक डिटेक्टर है, ये चार्ज डिटेक्टर है। तो चार्ज डिटेक्टर ने किसी किस्म की जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी। तो चार्ज डिटेक्टर पर डिफ्लेक्शन ना होने की वजह से हम पहला पॉइंट प्रॉपर्टी का यही बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। फिर चूंकि चार्ज बॉडी ना होने, चार्ज पार्टिकल ना होने की वजह से ये किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं इन पर चूंकि चार्ज नहीं है, सो दे हैव नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये अगला पॉइंट बता सकते हैं कि दे हैव नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पर चूंकि चार्ज था
इस वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पर जो है वो किसी तरह से बहरहाल अपने डिफ्लेक्शन शो करते थे। इन पर चूंकि चार्ज कोई नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनकी वजह से इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर अगर इनको देखा जाए तो जब ये मूव करती हैं तो ये बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स होने की वजह, हाई एनर्जी रेज होने की वजह से ये इतनी स्पीड में मूव करती हैं कि ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। जो न्यूट्रॉन्स हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज हैं और ये इतनी स्पीड में मूव करती हैं कि ये वॉल को इवन के कई सेंटीमीटर जो है वो आयरन की वॉल को भी क्रॉस करके वहाँ से आगे चली जाती हैं। फिर इनका मैस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मैस से तकरीबन 1840 टाइम्स जो है वो इनका मैस ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर मैसेज आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मैस से इनका मैस ज़्यादा होता है अबाउट 1840 टाइम्स, तकरीबन 1840 गुना इलेक्ट्रॉन्स के मैस से न्यूट्रॉन्स का जो मैस है वो ज़्यादा है। तो इनका मैस ज़्यादा होने की वजह से ये 1836 गुना बड़ा मैस है, तो E/m का आंसर चार्ज बाय मैस रेशो की वैल्यू जो है इनकी उतनी ही कम होगी और तकरीबन प्रोटॉन के मैस से थोड़ा सा ज़्यादा इनका मैस है न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स दो तरह से हैं, न्यूट्रॉन्स की दो टाइप्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूट्रॉन्स जो हैं ये दो तरह से हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है हमारे पास स्लो और दूसरी वाली है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक हैं हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स, स्लो न्यूट्रॉन्स, और दूसरे हमारे पास हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जिसे हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं दे आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं तो उनकी स्लो न्यूट्रॉन्स having energy less than, इनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। स्लो न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है ग्रेटर देन 1.2 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The energy of the fast moving neutron is about greater than 1.2 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन या 1 मेगा 10⁻⁶ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय 1.2 और मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इस न्यूट्रॉन की, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये इतनी स्पीड में गुजर जाता है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस कंपैरेटिवली स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स से कम होती है। इसी वजह से स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस एज कंपेयर टू द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन।
अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की हम डिके प्रोसेस अगर देखें तो एक न्यूट्रॉन जो कि कोई चार्ज नहीं रखता और उसका मैस जो है वो यूनिट वैल्यू में 1 है, तो इसका डिके डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस देखा जाए तो हमारे पास जो है इसके रिजल्ट में एक प्रोटॉन जिसका चार्ज +1 मैस 1, एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -1 मैस 0 और एक न्यूट्रिनो निकलता है जिसका चार्ज भी 0 और मैस भी 0 है। ये हमारे पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले हैं जिसमें ये एक्चुअली प्रोटॉन है, ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एक्चुअली न्यूट्रिनो है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली फ्री न्यूट्रॉन, दिस फ्री न्यूट्रॉन, ये एक जो फ्री न्यूट्रॉन था, अकेला न्यूट्रॉन, व्हेन इट इज़ डिसइंटीग्रेटेड, जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, जब ये टूटता है, जब इसका डिके होता है, तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बनता है। यानी एक न्यूट्रॉन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वजूद में आते हैं। इसी तरह से अगर ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है तो इस न्यूट्रॉन की इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। हमारे पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है और उस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं है, ये मैस उसका 1 है। हम इसकी बम्बारमेंट करवाते हैं नाइट्रोजन टारगेट पर, तो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मैस 14 है। मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट राइट साइड पर जो टोटल एटम्स या पार्टिकल्स हैं उनकी वैल्यूज़ का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसके रिज़ल्ट में नाइट्रोजन पर जब बम्बारमेंट करवाई जाए अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की, तो ये हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, इट इज़ फास्ट न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। इस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाएं अगर हम नाइट्रोजन के टारगेट पर, नाइट्रोजन के एलिमेंट पर, तो उसके रिजल्ट में हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स निकले जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई थे, एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मैस 4 वाले। 7 + 0 टोटल सम 7 बना, ये 2 है, तो 5 वाला हमें एक और एलिमेंट मिलता है जो कि बोरोन का एक स्टेबल आइसोटॉप है, जबकि यहाँ पर 14 + 1 15 है, तो ये 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका एटॉमिक मैस 11 है, तो 11 वाला बोरोन का एक स्टेबल आइसोटॉप बनता है जिसके साथ कुछ रेज एमिट हुई एंड एक्चुअली दीज रेज आर अल्फा पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई जाए नाइट्रोजन के 14 आइसोटॉप पर, तो उसके रिजल्ट में अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स बीटा और गैमा की निस्बत बहरहाल कंपैरेटिवली लेस एनर्जी वाले हैं, इनकी एनर्जी बीटा और गैमा से कम होती है अल्फा की। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ने जिन पार्टिकल्स की एमिशन करवाई वो अल्फा पार्टिकल्स थे, जबकि मैंने अभी बताया कि अगर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लेते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ये ज़्यादा न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ करेगा और उसके रिज़ल्ट में एक बड़ा चेंज आएगा। अगर हम ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ले लेते हैं तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की हमने जिस एलिमेंट पर बम्बारमेंट करवाई वो कॉपर 29 और 65 एटॉमिक मैस वाला था। ये हमारे पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है एंड इट हैज़ मोर इफेक्टिवनेस एज कंपेयर टू द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो इसके रिजल्ट में कॉपर का ही एक आइसोटॉप डेवलप हुआ, 29 + 0 29, एटॉमिक नंबर 29, 65 + 1 66, तो कॉपर का एक 66 एटॉमिक मैस वाला आइसोटॉप जो है, जो कि एक बहरहाल अनस्टेबल आइसोटॉप है, उसकी फॉर्मेशन हुई। इसके रिजल्ट में हमने देखा कि कुछ रेस एमिट हुई और वो एक्चुअली गैमा रेस थी।
तो इससे न्यूट्रॉन को जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की कॉपर 65 वाले आइसोटोप पर बम्बारमेंट करवाई तो गैमा रेस, जबकि उसके साथ साथ एक ऐसा आइसोटोप बना जो कि कॉपर का अनस्टेबल 66 वाला आइसोटोप था, इसको अल्टीमेटली बहरहाल किसी स्टेबल आइसोटोप में बदलना है, तो ये बाद में जिंक 30 और 66 एटॉमिक मास वाले आइसोटोप में बदल जाते हैं। जिंक के इस आइसोटोप के बदलने के साथ इस 30 और 29 को बैलेंस करने के लिए हमें, इसका मतलब है कि कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसका चार्ज -1 हो, और 66 और 66 बैलेंस थे तो यहाँ उसका मास 0 होगा। हमने देखा कि उसके रिजल्ट में ये इलेक्ट्रॉन निकला, एंड एक्चुअली दिस इलेक्ट्रॉन इज बीटा पार्टिकल। तो ये बीटा पार्टिकल भी एमिट हुआ, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई तो गैमा रेस और बीटा पार्टिकल्स दोनों एमिट हुए। यानी इसका जो है, इसकी कंक्लूजन ये है कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं दे आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के लिहाज से ये गैमा रेस और बीटा पार्टिकल्स दोनों एमिट करवा रहे थे। यहाँ एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाला, वो ये कि जो न्यूट्रॉन्स, ऐसे जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हैं जो बहरहाल लेस इफेक्टिव है, अगर वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करवाते हैं तो वो बीटा और गैमा एमिट नहीं करवाते, जबकि जो न्यूट्रॉन्स गैमा रेस एमिट करवा सकते हैं वो बीटा पार्टिकल्स भी एमिट करवाते हैं। तो बीटा और गैमा की एमिशन करवाने वाले जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जो बीटा एमिट करवाते हैं वो गैमा भी एमिट करवा सकते हैं, जबकि जो अल्फ़ा एमिट करवाते हैं वो बीटा या गैमा एमिशन नहीं शो कर सकते। यहाँ तक हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं आपके सामने हैं, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, और फिर उसके बाद जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। और इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके बाद एटम के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एटम और एटम के स्ट्रक्चर हैं उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ने के बाद।